This video is brought to you by Infinix Hot 10 Play. कोविड-19 की दूसरी लहर ने देश की सरकार और पूरे तंत्र की नाकामियों को बेनकाब करके रख दिया है। अस्पतालों में बिस्तरों की कमी है और शमशान लाशों से पटे जा रहे हैं। मरीजों की सांस फूल रही है और वे ऑक्सीजन की किल्लत में दम तोड़ रहे हैं। इंडिया टुडे मैगजीन ने इस बार के अंक में नाकामियों की त्रासदी नाम से कवर स्टोरी की और सरकार की नाकामियों को पूरी तरह उजागर कर दिया। उन्हीं के आधार पर टटोलने की कोशिश करते हैं कि किन मोर्चों पर सरकार की कमी, नाकामी, लापरवाही के चलते महामारी ने इतनी जिंदगियां ली ली। डॉक्टरों की कमी। भारत में प्रति 10,000 लोगों पर 9 डॉक्टर हैं। जर्मनी में यह आंकड़ा 42 है, ब्रिटेन में 28, अमेरिका में 26 और चीन में 20। यानी बड़े देशों में प्रति 10,000 लोगों पर सबसे कम डॉक्टर भारत में ही है। दिसंबर 2020 तक देश में करीब 12.9 लाख डॉक्टर ही थे, जो कि चीन से करीब 3 गुना कम है। अब देश के सबसे ज्यादा संक्रमण वाले 5 राज्यों की बात करते हैं। दिल्ली में एक डॉक्टर पर औसतन 2208 लोगों के इलाज का जिम्मा है। केरल में एक डॉक्टर पर 6810 लोगों के इलाज का जिम्मा है। यह आंकड़ा कर्नाटक में 13,555, महाराष्ट्र में 16,996 और यूपी में 19,962 है। बिहार के गोपालगंज जिले को पिछले साल सितंबर में केंद्र की ओर से कुल 3 वेंटिलेटर मिले थे। कोविड को देखते हुए केंद्र ने करीब 2,000 करोड़ रुपए लगाकर 60,000 वेंटिलेटर मंगाए। गोपालगंज के 3 वेंटिलेटर भी इन्हीं 60,000 में शामिल थे। लेकिन इस साल अप्रैल में गोपालगंज में जब कुछ मरीजों को वेंटिलेटर पर रखने की जरूरत आई तो स्वास्थ्य कर्मियों की कमी के कारण वेंटिलेटर इस्तेमाल में ही नहीं लाए जा सके। एनेस्थीसिया का डॉक्टर ही उपलब्ध नहीं था। ये उदाहरण दर्शाता है कि देश में एक नहीं बल्कि हर मोर्चे पर स्वास्थ्य सेवाओं में किस स्तर की कमी है। चादर एक ओर से सिलो तो दूसरी ओर से फट जाती है। देश के 47% जिले ऐसे हैं जहां एक मेडिकल कॉलेज तक नहीं है। बिस्तरों की कमी। पिछले साल नवंबर में जब दिल्ली में कोविड-19 के रोज 8,500 से अधिक केस आ रहे थे तो मरीजों को अस्पताल में भर्ती होने के लिए दर दर भटकना पड़ रहा था। ऐसे में 4 अस्थायी कोविड सेंटर स्थापित किए गए। इनमें आईटीबीपी की ओर से छतरपुर में संचालित कम से कम 1,000 ऑक्सीजन बेड के साथ 10,000 बेड वाला अस्पताल भी शामिल था। धौला कुआं और कॉमनवेल्थ गेम्स विलेज में भी इसी तरह के अस्पताल खोले गए थे। लेकिन फरवरी में जब मामले नीचे आने लगे तो दिल्ली सरकार ने मान लिया कि वे कोविड पर जीत हासिल कर चुके हैं और ये अस्थायी अस्पताल हटा दिए। कोविड की दूसरी वेव आई और सारी व्यवस्था चरमराकर गिर पड़ी। अस्पताल में बेड पाने के लिए एक बार फिर महामारी मच गई। यही हाल कमोबेश बाकी राज्यों का भी है। उत्तर प्रदेश ने करीब 1.5 लाख बिस्तरों के 500 से अधिक कोविड अस्पताल स्थापित करने का दावा किया था, लेकिन फरवरी की शुरुआत में उसके पास 17,000 कोविड बिस्तरों के साथ केवल 83 अस्पताल थे। सबसे ज्यादा संक्रमण वाले शहरों में से एक पुणे में जनवरी में ही 800 बेड वाला अस्पताल बंद कर दिया गया था। ऑक्सीजन की आपूर्ति में भूल। सरकार 2020 की कोविड वेव से ये सबक नहीं ले पाई कि मेडिकल ऑक्सीजन की सप्लाई कितनी जरूरी है। हालांकि उत्पादन फरवरी 2021 में 700 मीट्रिक टन से बढ़कर 9,000 मीट्रिक टन रोजाना हो गया, लेकिन फिर भी देश में ऑक्सीजन की किल्लत बनी रही। लोगों ने ऑक्सीजन के अभाव में दम तोड़ दिया। ये शर्मनाक स्थिति है। 27 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने दिए हलफनामे में अनुमान लगाया कि देश के 6 राज्यों में रोज करीब 1,765 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की कमी है। नाकाफी उत्पादन, लॉजिस्टिक्स की दिक्कतें, कंटेनर सिलेंडर की कमी आदि ने इस समस्या को और विकराल बना दिया। लेकिन पिछले साल अक्टूबर-नवंबर में पहली वेव कमजोर पड़ गई थी। फिर इस साल मार्च से दूसरी वेव शुरू हुई। इस बीच सरकार इन समस्याओं का समाधान युद्ध स्तर पर खोज सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पिछले साल केंद्र ने अक्टूबर में योजना तैयार की थी कि देश भर में 162 ऑक्सीजन प्लांट लगाए जाएंगे, लेकिन इस साल अप्रैल तक इनमें से बमुश्किल 30 से 35 ही इंस्टॉल हो पाए। इनमें से भी सभी ऑपरेशनल नहीं है। कालाबाजारी। कोविड के इलाज के लिए जरूरी दवाइयों को स्टॉक करने में भी सरकार पूरी तरह नाकाम रही। इसकी वजह से कालाबाजारी को जोर मिला। दवाइयों और इंजेक्शन के दाम आसमान छूने लगे। इंडिया टुडे में इसी से जुड़ा एक किस्सा छपा है। महाराष्ट्र के थाने में रहने वाले नरेश इंदुलकर के एक रिश्तेदार अस्पताल में गंभीर हालत में भर्ती थे। उन्हें फौरन रेमडेसिविर के 3 वॉयल की जरूरत थी। बहुत ढूंढा, नहीं मिला।
आखिर एक मेडिकल स्टोर पर मिला तो कीमत बताई 22,000 रुपए, जबकि यही रेमडेसिविर खुदरा कीमत पर 1,800 रुपए का मिलता है। बाद में इंदुलकर को उनकी सोसाइटी के एक परिचित ने 3 वॉयल दिए। वे परिचित भी इसे महंगे दामों पर ही खरीद कर लाए थे, लेकिन जब उनके पास 3 वॉयल बचे रह गए तो भलमनसाहट में इंदुलकर को कम दाम पर ही दे दिए। इस वाकये से कोविड काल में दवाइयों और इंजेक्शन वगैरह की कालाबाजारी को समझा जा सकता है। इस दिशा में 3 काम तत्काल किए जाने की बहुत जरूरत है। पहला, रेमडेसिविर और दूसरी दवाइयों का उत्पादन बढ़ाया जाए, उनके वितरण की प्रणाली को दुरुस्त किया जाए। दूसरा, दवा उत्पादन के लिए जरूरी हर कच्चे माल और हर दूसरी चीज का आयात आसान किया जाए। तीसरा, तीसरी वेव को अभी से ध्यान में रखकर प्लानिंग की जाए। रियल टाइम मैनेजमेंट की जरूरत। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि ना तो राज्य सरकारों ने और ना ही केंद्र ने महामारी की 2 लहरों के बीच के समय का इस्तेमाल राष्ट्रव्यापी आपदा प्रबंधन प्रणाली को स्थापित करने के लिए किया, जो अस्पतालों में पहुंच रही भीड़ का मैनेजमेंट कर सके या डॉक्टरों के एक ऐसे पूल का निर्माण कर सके जो दूर से मरीजों की निगरानी करे। अगर हर राज्य में एक रियल टाइम कोरोना मैनेजमेंट सिस्टम हो जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से जुड़ा हुआ हो, तो सोचिए कि लोगों को कितना फायदा हो सकता है। हालांकि इससे ना तो ऑक्सीजन की समस्या हल होगी और ना ही बेड्स की, लेकिन हेराफेरी रुकेगी और कालाबाजारी भी। अप्रैल की शुरुआत में ऑक्सीजन ट्रकों में जीपीएस लगाए गए। इनकी निगरानी के लिए 24/7 नियंत्रण कक्ष स्थापित किए गए। 28 अप्रैल को यूपी सरकार ने एक ऐसी तकनीक की मदद ली जिससे वे अपने कोटे के ऑक्सीजन को ट्रैक करता है। हर जिले में वॉर रूम्स की स्थापना की गई ताकि लोगों की आवश्यकता को पूरा किया जा सके, लेकिन जनता में जागरूकता की कमी है और इन सेटअप्स से अपर्याप्त सूचनाएं मिल रही हैं। पंजाब में भी ऐसी व्यवस्था बनाई गई है जिससे लोगों को दवाइयां, खाना और सलाह घर पर ही मिले। कर्नाटक में जो वॉर रूम है वे सरकारी और निजी अस्पतालों में ऑक्सीजन और दवाइयों की आपूर्ति पर निगाह रख रहा है। बीएमसी ने भी ऐसे कॉल सेंटर बनाए हैं जो लोगों की मदद करते हैं। रिपोर्ट्स बताती हैं कि भारतीय आईटी फर्मों ने डिजिटल के क्षेत्र में कई बड़े काम किए हैं, पूरे देश के पासपोर्ट सिस्टम को संभाला है, बैंकिंग सिस्टम में सुधार किए हैं और भी काफी कुछ। यानी ऐसे सॉफ्टवेयर बनाए जा सकते हैं जहां लोगों को न केवल घर पर ही वीडियो या ऑडियो कॉल के जरिए मुफ्त में सलाह मिल जाए, बल्कि दवाइयां और खाना भी मिल सके। इसके अलावा जरूरत पड़ने पर ऐप के जरिए एम्बुलेंस और अस्पतालों में बेड्स की स्थिति का पता चल सके। जैसे ओला उबर में रियल टाइम पोजीशन दिखती है, वैसे ही हो सके, ताकि लोगों को सहूलियत हो। अब बात कि सरकार और सिस्टम कैसे फेल हुए। पिछले साल जब केंद्र ने लॉकडाउन की घोषणा की तब देश में कोविड मामलों की संख्या 618 थी, लेकिन 1 साल के बाद जब देश में 30 लाख सक्रिय केस थे तब देश 1 अप्रैल से शुरू होने वाले कुंभ मेले की तैयारी कर रहा था। देश भर के विशेषज्ञों ने इस आयोजन को लेकर चेतावनी दी थी, लेकिन उत्तराखंड सरकार ने इस पर गौर नहीं किया। रोजाना मामले 2 लाख तक पहुंच गए, तब भी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और राज्य सरकार ने कुंभ को रोकने की इच्छा नहीं दिखाई। 17वें दिन पीएम मोदी ने प्रतीकात्मक रूप से कुंभ में भाग लेने का अनुरोध किया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने 11 राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ एक बैठक में कोरोना के बढ़ते केसेस के लिए जनता को जिम्मेदार ठहराया, लेकिन वे भूल गए कि उनकी ही सरकार ने ऐसे आयोजनों को होने दिया। इंडिया टुडे की रिपोर्ट कहती है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ऐसे आयोजनों को रोकने के लिए आपदा प्रबंधन अधिनियम को लागू कर सकता था, लेकिन उसने भी नजरें फेर ली। 5 राज्यों में चुनाव हुए, रैलियां हुई, हजारों लोग इकट्ठे हुए, लेकिन चुनाव आयोग मूक दर्शक बना रहा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी इन रैलियों में हिस्सा लेते रहे। कोलकाता हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद चुनाव आयोग की नींद टूटी, लेकिन इस वक्त तक कोविड पॉजिटिविटी रेट 2% से 22% पर पहुंच गया था। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त SY कुरैशी ने कहा कि चुनाव आयोग कोविड संबंधी दिशा निर्देशों का पालन कराने में विफल रहा। 26 अप्रैल को मद्रास हाईकोर्ट ने भी कोरोना के प्रसार के लिए चुनाव आयोग को जिम्मेदार बताया। इन सब मोर्चों पर सरकार कोई एडवांस प्लानिंग करने में, दूसरी वेव की तैयारी करने में नाकाम रही। नतीजा हमारे और आपके सामने है। स्वास्थ्य मंत्रालय के 8 मई तक के आंकड़ों के मुताबिक देश में 37 लाख से अधिक एक्टिव केसेस हैं। 2,38,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। आपके लिए खबर लिखी थी हमारे साथी अभिषेक। शुक्रिया।